नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे अयोध्या को दहलाने की साजिश का बड़ा पर्दाफाश। पकड़े गए 3 आतंकियों ने किया बड़ा खुलासा। स्कॉर्पियो पर धार्मिक झंडा लगाकर रेप की बड़ी वारदात की थी प्लानिंग। बताएंगे दोस्तों कैसे हुआ इनका धर पकड़। साथ ही साथ आपको बताएंगे एयर स्ट्राइक के बाद घबराया पाकिस्तान, ईरान के विदेश मंत्री को फोन कर कही ये बात। और साथ ही साथ ईरान से फिर एक बार दोस्ती बहाल करने की कोशिश में लगा पाकिस्तान। राजदूत को वापस तेहरान भेजने की बड़ी तैयारी। साथ ही साथ आपको बताएंगे ब्रिटेन की संसद में गूंजे जय श्री राम के नारे। राम भजन पर झूमते रहे नेता। अयोध्या से लंदन तक चल रही राम धुन, जी हाँ। और साथ ही साथ बताएंगे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सामने लगे मोदी मोदी के नारे, जिसके बाद पीएम मोदी ने जो बात कही दोस्तों आप भी वाकई में कहेंगे बिल्कुल सही बात है, जी हाँ। साथ ही साथ एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अयोध्या को दहलाने की साजिश का बड़ा पर्दाफाश। पकड़े गए 3 आतंकियों ने किया सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ, धर्म नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उससे पहले गुरुवार को यूपी एटीएस ने एक गैंगस्टर और उसके 2 साथियों को पकड़ा है। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान का गैंगस्टर शंकर लाल दुसाद और उसके 2 साथी अजीत कुमार शर्मा और प्रदीप पुनिया शामिल है। बताया जा रहा है कि ये अयोध्या में रेकी कर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सभी आरोपियों को त्रिमूर्ति होटल के पास से गिरफ्तार किया गया है। एटीएस मुख्यालय में सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, गिरफ्तार आरोपी शंकर लाल ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। तीनों राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे। गिरफ्तार हुए आरोपी का नाम शंकर लाल, अजीत कुमार, प्रदीप पुनिया है। तीनों अपनी गाड़ी में श्री राम का झंडा लगाकर अयोध्या की रेकी करने वाले थे। गिरफ्तार आरोपी शंकर लाल ने पूछताछ में इसका बड़ा खुलासा किया। शंकर लाल कनाडा में मौजूद खालिस्तानी समर्थक हरमिंदर सिंह उर्फ लांडा से संपर्क में था। हरमिंदर ने शंकर से कहा था कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत ने अयोध्या में रेकी करने को कहा है, साथ ही अयोध्या का नक्शा भी भेजने को आदेश दिया था। कनाडा में मौजूद हरमिंदर उर्फ लांडा के कहने पर तीनों अयोध्या पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक शंकर लाल राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर है और उस पर कई मामले दर्ज हैं। वो कनाडा में बैठे कई गैंगस्टर से संपर्क में था जो खालिस्तानी आतंकियों से जुड़े हुए हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए आरोपी स्कॉर्पियो में श्री राम का झंडा लगाकर अयोध्या की रेकी करने वाले थे। आरोपियों के अयोध्या से पकड़े जाने के कुछ ही देर बाद सिख फॉर जस्टिस के चीफ आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ऑडियो जारी कर आरोपियों का समर्थन भी किया था। अब यूपी एटीएस सिख फॉर जस्टिस से कनेक्शन की जांच भी शुरू की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग श्री राम जी के यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कितनी बड़ी साजिश रचने वाले थे दोस्तों। और अयोध्या को दहलाने की पूरी फिराक में थी। समय रहते इनको पकड़ लिया गया है। ऐसे में एटीएस को आप लोग थैंक यू जरूर कहिएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली में लिखे मिले खालिस्तानी समर्थित नारे गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जारी किया वीडियो। बता दें, गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक सरकारी स्कूल की दीवार पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे मिले। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दीवार पर खालिस्तान SFJ जिंदाबाद के नारे लिखे थे और बृहस्पतिवार रात को इसका पता चला। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस घटना के संबंध में दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत द्वारका जिले में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष कर्मियों सहित जिले की कई टीम इस संबंध में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। अगली खबर बता दें, एयर स्ट्राइक के बाद घबराया पाकिस्तान, ईरान के विदेश मंत्री को फोन कर कह दी ये बात। बता दें, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ईरान की एयर स्ट्राइक और फिर इस्लामाबाद की जवाबी कार्रवाई से दोनों देशों के बीच खटास और ज्यादा बढ़ गई है। दोनों देशों के रिश्तों में आई इस तलखी को खत्म करने के लिए अब पाकिस्तान के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ सभी मुद्दों पर मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी की ईरान के विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन वार्ता के दौरान उनके रवैये में नरमी के संकेत दिखाई दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्री जिलानी ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से फोन पर बात की। बयान में कहा गया कि विदेश मंत्री ने आपसी विश्वास और सुरक्षा सहयोग के आधार पर ईरान के साथ सभी मोर्चों पर काम करने के लिए तैयार रहने की इच्छा जताई। बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में ईरान ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे। ईरान को यह शक था कि उसका पुराना दुश्मन सऊदी अरबिया पाकिस्तान की सीमा से उस पर हमला करने वाले आतंकी संगठन जैश अल अदल आतंकी गुट को शह दे रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब कर रहा दोस्ती की बात, राजदूत को वापस तेहरान भेजने की तैयारी में है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने शुक्रवार को अहम फैसला लेते हुए ईरान के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों की बहाली का ऐलान किया है। समिति ने पाकिस्तान के
के राजदूत को भी तेहरान वापस भेजने का फैसला लिया है ईरान के अंदर। पाकिस्तान के जवाबी हमलों के बाद पाकिस्तान और ईरान आपसी सहमति से तनाव कम करने पर सहमत हुए हैं। कई देशों ने भी दोनों देशों के बीच बातचीत में अहम भूमिका निभाई है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करके पूरी दुनिया में एक मैसेज देने की कोशिश की है कि उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन पाकिस्तान का दिल जानता है दोस्तों कि उसने जो ये कार्रवाई की है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए किया है, जबकि ईरान को पता है कि पाकिस्तान ने हल्का मिसाइल अटैक किया और ऐसे इलाके में किया है जहां पर लोगों का आवागमन होता ही नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा ये कारण है कि ईरान के हाथ में है पाकिस्तान की कमजोर नस। एक झटके में पाकिस्तान यानी जिन्ना के देश को बना सकता है महाकंगाल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव का असर दोनों देशों के साझा प्रोजेक्ट और व्यापार पर पड़ने का भी अंदेशा होने लगा है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना दोनों देशों का एक अहम प्रोजेक्ट भी है और इसमें पाकिस्तान काफी घिरा हुआ है। बीते साल पाकिस्तान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चिंता जताते हुए कहा था कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन परियोजना पर अगर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ता है तो उसे 18 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम जुर्माने के तौर पर देनी होगी, जबकि पाकिस्तान के पास दोस्तों विदेशी बजट सिर्फ और सिर्फ 8 अरब डॉलर का ही है। अगर ईरान ने झटका दिया पाकिस्तान को तो पाकिस्तान पूरे तरीके से डूब जाएगा, उसकी लुटिया डूब जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले जहां रूस की सीमा पर गरजेंगी नाटो की तोपें। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार इतना बड़ा जमावड़ा उतरेंगे 90,000 सैनिक। जी हाँ, यूक्रेन से जारी रशिया की जंग के बीच नाटो देशों ने बड़ा फैसला लिया है। नाटो देशों की सेनाएं दशकों का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रही हैं। इससे रशिया से निपटने की तैयारी के लिए एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास में करीब 90,000 सैनिक हिस्सा लेंगे और ये कई महीने तक चलेगा। नाटो के एक अधिकारी ने बताया कि ये सैन्य अभ्यास रशिया को चेतावनी के तौर पर है कि हम नाटो के किसी भी देश की सीमा की रक्षा के लिए तत्पर हैं और रशिया उन पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 2 साल पूरे होने वाले हैं। अगली खबर की बात करें जहां ब्रिटेन की संसद में गूंजे जय श्री राम के नारे, राम भजन पर झूमते रहे नेता। अयोध्या से लंदन तक चल रही राम जी की धुन। जी हाँ, राम मंदिर का उत्साह सांस्कृतिक सीमाओं को भी पार कर गया है। यूं तो अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, मगर इसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दे रही है। देश हो या परदेश, हर जगह राम भक्तों में एक ही उल्लास नजर आ रहा है। इस बीच लंदन में भी भगवान श्री राम को लेकर प्रेम देखने को मिला है। लंदन स्थित हाउस ऑफ कॉमन्स में श्री राम गीत प्रस्तुत किया गया। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में राम के भजन गाने से पूरा वातावरण राममय हो गया। 17 जनवरी को ब्रिटेन की संसद परिसर में सनातन संस्था यूके की तरफ से युग पुरुष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लंदन के रेडियो जॉकी में काम करने वाली चंदा झा ने राम गीत गाकर सभी को खूब झुमाया। चंदा झा बिहार के बेतिया की रहने वाली है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन भी उपस्थित थे। उन्होंने भगवा गमछा ओढ़ जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान बच्चों ने भरतनाट्यम के द्वारा गीत गाकर भगवान राम के बारे में सबको बताया। अगली खबर बता दें, इतना ही नहीं, मेरे रामलला विराजमान हो गए। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने शेयर की भगवान राम जी की तस्वीर। जी हाँ, इस बीच अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी राम मंदिर को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने भगवान श्री राम की तस्वीर शेयर की। दरअसल गुरुवार को रामलला की नई मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया है, जिसकी तस्वीर बीते दिन से सुर्खियों में बनी हुई है, जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों, रामलला की मूर्ति देखकर हर कोई मोहित हो गया है। ऐसे में अब दानिश कनेरिया ने भी रामलला की मूर्ति की तस्वीर शेयर कर शानदार कैप्शन लिखा है कि मेरे रामलला विराजमान हो गए। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कनेरिया ने राम मंदिर पर रिएक्शन दिया हो। वो पहले भी कई बार राम मंदिर पर अपना पॉजिटिव रिएक्शन दे चुके हैं। अब ऐसे में दोस्तों, आप लोगों का कमेंट में जय श्री राम लिखना तो बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको इस सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा कि रामलला की जो ये पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है, उसमें उन्होंने यानी उनको काले रंग के पत्थर से ही क्यों बनाया गया है? इसका जवाब आप लोग दोस्तों कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों को इसका जवाब पता है। बहुत अच्छा सा जवाब है दोस्तों, और जो सही जवाब देगा उनके कमेंट पर हम कमेंट और लाइक दोनों करेंगे। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के हाथों से निकल रहा सियाचिन फौरन ध्यान नहीं दिया गया तो हाथ में ना बर्फ बचेगी ना पानी। जी हाँ, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र का एक दुर्जय दुश्मन है जलवायु परिवर्तन। सियाचिन ग्लेशियर जहां 1984 से भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही हैं, वो अब पिघल रहा है और सदी के अंत तक सियाचिन ग्लेशियर 68% का भारी नुकसान झेल सकता है। सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र है और दुनिया के दूसरे सबसे लंबे सियाचिन ग्लेशियर की खतरनाक ऊंचाइयों और जोखिम भरे दर्रों में चलने वाली इस लड़ाई को अक्सर ओरो पॉलिटिक्स कहा जाता है, और जहां ओरो का अर्थ पहाड़ होता है। पाकिस्तानी सेना सियाचिन ग्लेशियर पर हमला करने और कब्जा करने की प्लानिंग तैयार कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही इंडियन आर्मी ने सियाचिन को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद से लगातार भारत का सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण है, कंट्रोल है। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर में अब बंदूकें खामोश रहती हैं, लेकिन अत्यधिक ऊंचाई, दुर्लभ वातावरण और जोखिम भरा इलाका यहाँ पर तैनात सैनिकों के लिए अत्यंत मुश्किलें पैदा करती हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत और पाकिस्तान
पाकिस्तान के बीच सियाचिन संघर्ष को अक्सर दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध या यूं कहें कि अंतहीन युद्ध कहा जाता है। जी हाँ, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई और प्रचंड जलवायु एक अज्ञात दुश्मन की तरह है, जिससे हर एक सेकंड, हर एक पल सैनिकों को युद्ध लड़नी पड़ती है। सियाचिन ग्लेशियर में जवानों की मौत दुश्मनों की गोली से नहीं बल्कि खतरनाक मौसम से होती है, जिससे निपटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको खबर से अलग एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते रहें। इसके लिए दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिकन सिंगर ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया भारत का बेस्ट लीडर, कहा वो फिर से जीतेंगे। जी हाँ, प्रतिष्ठित अफ्रीकी अमेरिकी हॉलीवुड अभिनेत्री और गायिका मैरी मिलबेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए सबसे अच्छे नेता हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कई लोग उन्हें फिर से निर्वाचित होते देखना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक स्तर तक मजबूत किया जा सके। मिलबेन ने यह भी कहा कि वो मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी मई में जीत की राह पर हैं। मशहूर अफ्रीकी अमेरिकी गायिका ने बृहस्पतिवार को पीटीआई भाषा को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मैं आपको विश्वास के साथ बता सकती हूं कि यहाँ अमेरिका में प्रधानमंत्री के लिए अच्छा खासा समर्थन है। मैं मानती हूं कि कई लोग उन्हें फिर से निर्वाचित होते देखना चाहते हैं क्योंकि वो भारत के लिए सबसे अच्छे नेता हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोग इस अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन को थैंक यू जरूर कहिएगा। साथ ही साथ लॉन्ग लिव मोदी जी का नाम मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें, जयशंकर जी की नेपाली पीएम और कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक, क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर बड़ी चर्चा। जी हाँ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन बोले तो NAM का 2 दिवसीय सम्मेलन युगांडा में आयोजित किया गया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर जी कर रहे हैं। जयशंकर जी ने शुक्रवार को बोलीविया, अजरबैजान और वेनेजुएला के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा उनकी मुलाकात नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से भी हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए जयशंकर जी ने लिखा कि बोलीविया की विदेश मंत्री सोसा लुंडा से मिलकर खुशी हुई। हमने विकास, सहयोग, पारंपरिक चिकित्सा और टिकाऊ जीवन शैली पर चर्चा की। साथ ही साथ जिन जिन देशों के विदेश मंत्रियों से मिले हैं दोस्तों वो उन्होंने सबको लेकर एक एक ट्वीट किया है। अगली खबर बता दें, अबू धाबी में जल्द पूरा होने वाला है हिंदू मंदिर का निर्माण। अयोध्या के बाद इसका उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी जी। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने अबू धाबी में बन रहे बैप्स हिंदू मंदिर का दौरा किया। इस दौरान राजदूत ने मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति देखी। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर के निर्माण का ऐलान किया था। अब इसका निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। अबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरा होने वाला है, जिसका ऐलान पीएम मोदी ने साल 2015 में किया था। भारतीय राजदूत ने इसकी प्रगति देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद 14 फरवरी को प्रधानमंत्री अबू धाबी में बन रहे इस हिंदू मंदिर की उद्घाटन करेंगे। जी हाँ, अगली खबर की ओर चले, जहाँ वीजा के जरिए रिश्ते सुधारने में जुट गया है चीन। भारत से भी कह रहा है कि आप भी आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, चीन की ओर से पिछले यानी 2023 में 1,80,000 से अधिक भारतीयों को चीनी वीजा जारी किया गया है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जियाओजियान ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल भारत में चीनी दूतावास ने अपने चीन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों की सुविधा के लिए कई कदम भी उठाए थे। इसके साथ साथ जियाओजियान ने उम्मीद जताई कि भारत चीन से आने वाले लोगों के लिए सामान्य वीजा चैनल फिर से शुरू करेगा। चीन जाने वाले भारतीयों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हुए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हटा दी गई थी और फिंगरप्रिंट छूट और अस्थायी शुल्क में भी कमी की गई। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि चीन और भारत के बीच आपसी सांस्कृतिक आदान प्रदान को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए भारत जल्द से चीनी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा चैनल फिर से शुरू करेगा। भारत में 2022 में चीनी नागरिकों इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लिए पर्यटक वीजा निलंबित कर दिया गया था। अब ऐसे में दोस्तों भारतीय छात्रों को लेकर चीन ने काफी ज्यादा उदासीनता दिखाने की कोशिश की है और एक तरीके से भारत को मैसेज देने का कोशिश किया है कि आप भी अपने कदम आगे बढ़ाएं, हम भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों क्या चीन इस लायक है कि भारत अपना कदम चीन की तरफ बढ़ाए? क्या जवाब देंगे आप लोग बताइएगा जरूर। अगली खबर बता दें, क्या टलेगा पाकिस्तान का आम चुनाव? ईरान के एयर स्ट्राइक ने बढ़ाई चिंता, निर्वाचन आयोग ने दी बड़ी अपडेट। जी हाँ, ईरान और पाकिस्तान के बीच एयर स्ट्राइक से कभी दोस्त रहे दोनों देशों में दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी है। इससे इतर पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले पाकिस्तान आम चुनाव को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। पीटीआई एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार और निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि आम चुनाव पर ईरान के साथ पैदा तनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में 2 बूंद पोलियो वैक्सीन से भी चिढ़ रहे आतंकी फिर से मार डाला अफसर, पुलिस पर की फायरिंग। जी हाँ, पाकिस्तान में आतंकवादी पोलियो अभियान के भी दुश्मन बने हुए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में पोलियो को अब तक खत्म नहीं किया जा सका है। शुक्रवार को खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में पोलियो की खुराक पिलाने गई टीम पर गोलीबारी कर दी गई। इस हमले में एक अधिकारी की मौत हो गई, वहीं एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पाकिस्तान
स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने जानकारी दी कि जिला अस्पताल से वापस आ रहे वाहन पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी कर दी है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, जहां पर पाकिस्तान में हर कोई घुसकर कर रहा स्ट्राइक, भारत पर आखिर क्यों भड़के बिलावल भुट्टो। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुरुवार को ईरान के बहाने भारत पर निशाना साधा और कहा कि किसी भी देश पर एयर स्ट्राइक कर देना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि देश अपने घरेलू मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने और उन्हें खुश करने के लिए इस तरह का खतरनाक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। अगली खबर बता दें, बाज नहीं आ रहे हुती, अमेरिका के एक्शन के बाद अपने अंदाज में दिया रिएक्शन। जी हां, यमन के हुती विद्रोहियों को अमेरिका ने एक बार फिर आतंकी संगठन घोषित किया है। 17 जनवरी को जो बाइडेन सरकार ने इसे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ स्पेशली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया है। इन सब के बीच हुती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी कार्गो शिप चेम रेंजर पर मिसाइल से हमला किया है। हुतियों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यादा सारी ने कहा कि अदन की खाड़ी में हमने निशाना बनाया है, हालांकि यह साफ नहीं है कि मिसाइल से हमला कब किया जाएगा। अगली खबर बता दें, अमेरिकी रक्षा मंत्री की चुनाव से 9 महीने पहले जा सकती है कुर्सी, लॉयड ऑस्टिन ने ऐसा क्या किया आपको बता दें। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पिछले दिनों प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी कराने के लिए अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब घर लौटने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से कहा गया है कि वे व्हाइट हाउस में अपने हालिया अस्पताल में भर्ती होने के बारे में तुरंत खुलासा न करने के बारे में संसद में गवाही दें। दरअसल लॉयड ऑस्टिन 22 दिसंबर 2023 को फिर 1 जनवरी 2024 को 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। इसकी जानकारी उन्होंने संसद और प्रेसिडेंट जो बाइडेन समेत किसी को नहीं दी थी। इस अवधि में अमेरिका का कोई रक्षा मंत्री नहीं था। ऑस्टिन के डिप्टी कैथरीन हिक्स प्यूर्टो रिको में नया साल मना रही थी, प्रेसिडेंट भी छुट्टी पर थे। जी हाँ दोस्तों, इतने बड़े सुरक्षा में चूक को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है दोस्तों ऑस्टिन पर। अगली खबर बता दें, सिद्धारमैया के सामने लगे मोदी मोदी के नारे तो पीएम मोदी ने ऐसे संभाली बात। बता दें, मोदी जी ने कहा मुख्यमंत्री जी ऐसा होता रहता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर हाल ही में बेंगलुरु में नए बोइंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर के उद्घाटन समारोह के दौरान मोदी मोदी के नारे लगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा जिसकी अब जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। जब लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे तो पीएम मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से कहा कि मुख्यमंत्री जी ऐसा होता रहता है। बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 43 एकड़ में फैले BIE टेक यानी बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। बताते चले कि यह परिसर केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास बेंगलुरु के बाहरी इलाके देवनहली में स्थित है, जो 1600 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 43 एकड़ का अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर विमानन दिग्गज का अमेरिका के बाहर इस तरह का सबसे बड़ा निवेश है। अगली खबर बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा तगड़ा और बड़ा झटका। पूर्व विधायक और जनपद के पूर्व अध्यक्ष भाजपा में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में हुई विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में मुरैना जिले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक राकेश मावई भाजपा में शामिल हो गए। इसके साथ ही शिवपुरी के पूर्व जनपद अध्यक्ष परम सिंह रावत ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में राकेश मावई और परम सिंह रावत ने मुलाकात की और भाजपा में शामिल हो गए। आपको बता दें कि मुरैना की सीट से कांग्रेस से टिकट कटने से राकेश मावई नाराज थे। राकेश मावई कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और मुरैना से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि राम मंदिर के मसले पर कांग्रेस में पहला बड़ा इस्तीफा खिन्न होकर बड़े नेता ने छोड़ दिया साथ। जी हाँ, गुजरात में कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। राज्य में कांग्रेस के दिग्गज नेता और नॉर्थ गुजरात के वीजापुर सीट से विधायक चतुर सिंह जावनची चावड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चावड़ा ने शुक्रवार को विधानसभा स्पीकर शंकर चौधरी को उनके आवास पर इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर पार्टी के रुख से दुखी होकर साथ छोड़ने का फैसला किया है। चावड़ा के जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें हैं। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ भी की है। जी हाँ, आपको बता दें, कांग्रेस में लंबे समय तक अलग अलग पदों पर काम कर चुके चावड़ा 3 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में चावड़ा ने क्या सही कदम उठाया दोस्तों, आप क्या कहते हैं, अपनी राय बस दीजिएगा। अगली खबर बता दें, जहां पर राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से शंकराचार्यों के बॉयकॉट पर सीएम योगी का बड़ा बयान दिया। ये 2 टूक जवाब। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। समारोह की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही है। गुरुवार शाम पूरे विधि विधान से श्री रामलला के विग्रह को नवनिर्मित भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कर दिया गया। दूसरी ओर शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बॉयकॉट शुरू कर दिया है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा कि ट्रस्ट के ओर से हर धर्माचार्य और हर आचार्य को समारोह का निमंत्रण भेजा गया है। ये प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है, किसी के मान या अपमान का नहीं है। मैं रहूं सामान्य नागरिक या देश के बड़े से बड़े धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम जी से बड़ा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान राम जी पर आश्रित हैं, राम जी हम पर आश्रित नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निशलानंद और उप राम
महामाय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने समारोह का विरोध किया है। इस पर दोस्तों आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, राम मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले 5 जजों को भी मिला है निमंत्रण, एसजीपी होंगे शामिल। जी हाँ, 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को अयोध्या राम प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। बता दें, तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने लगभग 70 साल की अदालती लड़ाई के बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अगली खबर बता दें, क्या ममता बढ़ाएंगी इंडिया की मुश्किलें, इंडिया गठबंधन की मुश्किलें, बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी क्या टीएमसी, बंद दरवाजे के पीछे आखिर क्या हुआ। बता दें, पश्चिम बंगाल में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। पहले टीएमसी ने कहा था कि वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की मौजूदा 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक आंतरिक बैठक में अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि टीएमसी राज्य की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। टीएमसी पदाधिकारियों ने कहा कि बनर्जी ने अपने दक्षिण कोलकाता आवास पर बंद दरवाजे के पीछे बयान दिया, जहां उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए मुर्शिदाबाद जिले के नेताओं को बुलाया था। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू यादव को ईडी ने भेजा समन, इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को ईडी ने शुक्रवार को लैंड फॉर जॉब मामले में नया समन दिया है। ईडी के अधिकारियों ने पटना में राबड़ी आवास पर जाकर यह समन दिया और उसके बाद लौट गए। मिली जानकारी के अनुसार नौकरी के बदले कथित भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए लालू परिवार को यह समन भेजा है। बताया जा रहा है कि ईडी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को 29 और 30 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। दोनों नेताओं को पटना स्थित ईडी जोनल कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। समन उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनके बिहार स्थित आवास पर भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।